हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं जो आपका छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के शैक्षणिक सत्र 2021-22 के माह दिसंबर के मैथ्स के असाइनमेंट की। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटी सी इंट्रो के साथ। तो मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी इंडिया विथ एजुकेशन। तो ये रहा दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन, जिसमें बोल रहा है कि एक बेलन के आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर है यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। सबसे पहले आप ये समझिए कि बेलन क्या चीज़ है, ठीक है। तो बेलन के बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ। तो जो आपका बेलन होता है वो कुछ ऐसा होता है, देखिए ऊपर का सरफेस, नीचे का सरफेस, और ऐसा एक बेलन होता है जिसमें इस वाले हिस्से को हम लोग इसका ऊंचाई बोलते हैं। ये वाला जो हिस्सा है इसका, ये आपका ऊंचाई कहलाती है। ये जो रहेगा ये हाइट h से दर्शाते हैं हम लोग। और ऊपर भी एक देखिए आपको वृत्त बना हुआ दिखाई देगा, नीचे भी एक वृत्त बना हुआ दिखाई देगा। और वृत्त में हमको पता है कि क्या होता है, त्रिज्या होता है, त्रिज्या पाया जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी आपका क्या पाया जाएगा, त्रिज्या पाया जाएगा, r पाया जाएगा। तो कुछ इस तरह से मतलब मेन बेलन में आपका क्या क्या चीज़ पाया जाता है, तो एक ऊंचाई रहता है और दूसरा रहता है त्रिज्या। ये दो चीज़ों का खेल रहता है केवल बेलन में। मतलब बेलन से रिलेटेड अगर आपको कोई भी सवाल पूछ रहा है तो आपको यदि h या r पता है तो आप आसानी से हल कर सकते हो। जिसमें से आपको देखिए r न दे करके उसके जगह पे परिधि दिया हुआ है और ऊंचाई यहाँ दिया हुआ है, देखिए 10 सेंटीमीटर। आपको बेलन का वक्र पृष्ठ और आयतन ज्ञात करना है। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर आपके सामने रखता हूँ। देखिए ये रहा इसका आंसर, जिसमें आपको दिया हुआ था, देखिए आप लोग, ये दिया हुआ था आपको ऊंचाई दिया हुआ था, जिसको मैंने लिखा हुआ है ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, और परिधि दिया हुआ है। तो बेलन कैसा रहता है आपका, कुछ इस प्रकार से रहता है, ये देखिए कुछ इस प्रकार से। और इसके आधार की परिधि बोल रहा है। तो सबसे पहली बात तो इसमें आधार क्या होगा, तो ये देखिए इसका जो आधार होता है वो एक वृत्त होता है, ठीक है। तो वृत्त की परिधि, आधार की परिधि मतलब किसका बात कर रहा है, बेलन के आधार। तो बेलन का आधार है क्या, वृत्त है। इसका मतलब वो वृत्त की परिधि का बात कर रहा है। और वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2πr, ये होता है। तो ये मैंने रखा, वृत्त की परिधि दिया हुआ था 44 सेंटीमीटर, ये मैंने रखा हुआ है। ये फार्मूला मैंने रखा है 2πr बराबर 44 सेंटीमीटर, ऐसा कुछ। 2 पाई का मान आपको पता है 22/7 ही होता है। तो इस तरह से इसका वैल्यू रखा हो गया है, जैसे 2πr बराबर दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर। 2 का 2 पाई का मान रखा हुआ है 22/7 इंटू r बराबर 44 सेंटीमीटर। जब r की वैल्यू निकालेंगे तो ये पूरा का पूरा इधर चला जाएगा। तो 7 जो नीचे में था वो चला गया है ऊपर में आ गया है, देखिए। और जो 22 और 2 जो थे ऊपर में थे वो कहाँ आ गए हैं, नीचे में आ गए हैं, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो ऐसे जो है इसको सॉल्व किया गया है। और यहाँ पर से जब हम लोगों ने इसको सॉल्व किया तो आप इसको ऐसे भी काट सकते हैं, जैसे 44 7/2 इंटू 22 ऐसे दिया हुआ है। आप इसको रफ कार्य में कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन जब आपको आंसर शीट मिलेगा उसके पीछे जो रहेगा उससे आप कीजिएगा। तो 2 से काटेंगे अपन, 2 दूने 4, 2 दूने 4 ऐसे कट गया, 22 से कट गया, 7 आ गया आपका आंसर। ये रहा त्रिज्या निकल करके आया। और जैसा कि मैंने बताया था शुरू में ही कि आपको h और r चाहिए। h आपके पास ऑलरेडी है, r आपने परिधि से निकाल लिया। अब आप किसी भी चीज़ को हल कर सकते हो। तो ये रहा आपका, देखिए वक्र पृष्ठ का फार्मूला 2πrh। ये देखिए वक्र पृष्ठ का फार्मूला है आपका क्या, 2πrh। तो देखिए 2πrh, देखिए r भी आपको पता है 7 सेंटीमीटर, h भी पता है 10 सेंटीमीटर, पाई की वैल्यू तो पता ही है आपको कि 22/7 होता है। बस वही मैं किया है मैंने। तो मैं आंसर लेकर के आया हूँ 440 वर्ग सेंटीमीटर। याद रखिएगा, कभी भी वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ कभी भी ज्ञात करते हैं, वक्र पृष्ठ या फिर आप ज्ञात कीजिए संपूर्ण पृष्ठ। वक्र पृष्ठ या तो फिर कभी भी संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिएगा तो आप हमेशा आंसर में वर्ग सेंटीमीटर लिखेगा। और जब भी आयतन की बात आएगी तो आयतन में आप घन सेंटीमीटर लिखेगा। तो ठीक उसी प्रकार अब हम लोग आयतन, देखिए आयतन कैसे ज्ञात किए हैं हम लोग, ये देखिए। तो अब देखिए आयतन कैसे ज्ञात किए हैं हम लोग, πr²h इसका फार्मूला होता है, πr²h। पाई का मान हमको पता है 22/7 होता है, r का मान 7 हो गया, 7 का स्क्वायर कर दिया इंटू 10। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए ये 7 से ये वाला 7 कैंसिल हो गया है, तो 1540 ये देखिए घन सेंटीमीटर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से इसको सॉल्व किया गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर इसको लिख सकते हो, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोलता है, देखिए कि एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई दे दिया है आपको, ठीक है।
ए, देखिए कभी भी कोई भी घनाभ होता है इस प्रकार से, देखिए इस प्रकार से कोई घनाभ होता है, ये देखिए ये कोई घनाभ होता है जिसमें 3 चीज़ें होती हैं, एक लंबाई होता है, चौड़ाई होता है और ऊंचाई होता है, ए बी सी। आपको सी का मान ज्ञात करना है, ऊंचाई ज्ञात करनी है, देखिए घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करनी है और आकाशीय विकर्ण भी दे दिए गए हैं आपको। तो देखिए आपके सामने मैं आंसर रखता हूँ, ये देखिए ये रहा इसका आंसर, जिसमें लंबाई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया है 4 सेंटीमीटर और आकाशीय विकर्ण दिया हुआ है 141 करणी में। ठीक है, अब देखिए आकाशीय विकर्ण का सूत्र जो होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और पूरे का रहता है आपका ऐसे करणी, ऐसा रहता है। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग पुट करेंगे, ए की वैल्यू हमको पता है, बी की वैल्यू पता है 10 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, 10 का स्क्वायर मतलब 100 हो गया, 4 का स्क्वायर मतलब हो गया 16, 100 और 16 को जोड़ेंगे 116, सी स्क्वायर हो गया। अब देखिए अगर आप ध्यान से देखिएगा तो दोनों साइड आपको क्या दिखाई देगा, करणी दिखाई देगा। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी आपका करणी है और इधर भी करणी है, इस करणी से इस करणी को काट दिया गया है, तो करणी कट गया है, तो यहाँ पर से 116 प्लस सी स्क्वायर और 141 ऐसा बचा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर से 116 को पक्षांतर किए, प्लस में था, इधर आया माइनस में, और सी स्क्वायर और जब माइनस किए तो यहाँ 25 आया, स्क्वायर को हटाया तो फिर से इधर रूट लगा 25 का, 25 को हम लोग 5 का स्क्वायर लिखते हैं और सी का मान आ गया 5 सेंटीमीटर। मतलब इसमें घनाभ की जो ऊंचाई होगी वो कितनी होगी, सी बराबर मतलब 5 सेंटीमीटर होगी आपकी ऊंचाई। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें बोलता है 2 गोले। अब देखिए गोला ऐसे होता है, ऐसा होता है, इसको वृत्त मत समझिएगा, पूरा लोहे का मतलब एक धातु का गोला है। जैसे आप कभी स्कूल में खेले होगे गोला फेंक वगैरह, तो ये पूरा मतलब कहने का मतलब मेटल्स का रहता है ये पूरा। ठीक है, ये पूरा मेटल का है, खाली जगह नहीं है। और वृत्त का अगर मैं एग्जाम्पल दूं तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि टायर, तो टायर के बीच में खाली रहता है ना, ठीक है, वैसा नहीं है, ये पूरा भरा हुआ है। ठीक है, पूरा मेटल का है ऐसा। ठीक है, तो ऐसा ये 2 ठो गोला है। तो समझाने के लिए मैं इधर बना देता हूँ, ये देखिए 2 गोला है और गोले में बेसिकली केवल एक ही चीज़ रहता है, गोले में कोई ऊंचाई नहीं होता। ठीक है, तो इसमें केवल त्रिज्या रहता है, इधर भी त्रिज्या इधर भी त्रिज्या। अब अगर मैं बोलूँ कि कोई एक त्रिज्या, आप बताइए कि मैं त्रिज्या की बात कर रहा हूँ, किस गोले की त्रिज्या की बात कर रहा हूँ, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं इस गोले की त्रिज्या की बात कर रहा हूँ कि इसकी। तो इसलिए हम इसको नाम दे देते हैं 1 2। ठीक है, तो R1 मतलब पहला गोला का त्रिज्या हो जाएगा और R2 मतलब दूसरे गोले का त्रिज्या हो जाएगा, ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये छोटी सी बात थी, इंफॉर्मेशन मैं बता दिया आपको। कभी भी ऐसे सिमिलर चीज़ें रहती हैं तो उसको हम लोग नाम दे देते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं। हमको ज्ञात करना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर होता है, ये होता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। तो ये रहा इसका आंसर, देखिए 2 पार्ट में है। पहले मैं इसको बताता हूँ, फिर इसको हम लोग बाद में देखेंगे, पहले आप इसको देख लीजिए। यहाँ देखिए जिस चीज़ को मैं बोला था कि मानो दोनों गोले की त्रिज्याएं, देखिए त्रिज्याएं मैं बताया था ना कि R1 R2 2 गोले हैं, तो R1 R2, अगर एक और गोला रहता तो R3 हो जाता ये। ठीक है, तो खैर यहाँ पर 2 गोले हैं तो त्रिज्याएं हम R1 R2 मान लिए हैं। अब दोनों गोलों के आयतनों का अनुपात दिया है 64:27। ठीक है, तो गोले के आयतनों का अनुपात मतलब होता है बटे। ठीक है, ये आप जान लीजिए कि ये जो अनुपात रहता है इसका मतलब बटे होता है। जैसे 1:2 है तो मतलब 1/2 की बात हो रही है। ठीक है, तो दोनों गोले के आयतनों का अनुपात, तो हमारे पास कौन कौन से गोले हैं जरा देखते हैं। तो ये रहा पहला गोला और ये रहा दूसरा गोला। तो इसीलिए मैंने लिखा है पहले गोले का आयतन बटे अनुपात दूसरे गोले का आयतन कितना है, 64:27 मतलब 64/27, ये लिखा हुआ है। अब देखिए गोला पहला रहे, दूसरा रहे, तीसरा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, गोला तो गोला है ना भाई। ये भी गोला है, ये भी गोला है, ये भी गोला है, ये भी गोला है, कोई सा भी गोला रहे, आयतन किसी के लिए चेंज नहीं होगा। और हमने पढ़ा है गोले का आयतन, ना कि हमने ये पढ़ा है कि पहले गोले का आयतन ये रहेगा, दूसरे गोले, ऐसा नहीं पढ़ा है कि छोटे गोले का आयतन ऐसा रहेगा, बड़े गोले का आयतन नहीं, सबके लिए सिमिलर रहता है। गोले का आयतन मतलब ये होता है 4/3 पाई r का घात 3, ये होता है। ठीक है, ये सभी गोलों के ऊपर, मतलब गोले से रिलेटेड कोई भी चीज़ें आपको दिखाई देती है तो उस पर फार्मूला आपका यही लगने वाला है। ठीक है, चलिए अब देखिए आप कुछ चीज़ें और। तो यहाँ पर देखिए मैंने सेम सूत्र 4/3 पाई r का घात 3 ऊपर वाले गोले के लिए भी रखा है और नीचे वाले के लिए भी देखिए 4/3 पाई r का घात 3 रखा है। बस इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पर r जो लिखा हुआ है वहाँ पर R1 लिख दिया है और यहाँ R2 लिख दिया है, क्योंकि दोनों की त्रिज्याएं क्या हैं, अलग अलग है, बस यही चेंज किया है। बाकी सूत्र सेम है, देखिए सेम सूत्र यही लिखा हुआ है दोनों में, बस R1 और R2 कर दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
तो यहाँ पर क्या हुआ है देखिए, ये 4/3 से 4/3 कैंसिल पूरा, पाई से पाई कैंसिल, तो बच गया आपका R1 का घात 3, R2 का घात 3, इधर 64/27 बचा ही हुआ है। R का घात 3 देखिए दोनों के ऊपर लगा हुआ है ऐसे, R2 का घात 3, इसको हम लोग पूरे का घात 3 भी लिख सकते हैं, तो R1/R2 पूरे का घात 3 लिख दिए हैं हम लोग, ये देखिए। और ये घात 3 उधर चला जाएगा तो इधर जा करके क्या लग जाएगा आपका, घनमूल लग जाएगा, तो घनमूल लगा है देखिए, ठीक है। आगे देखिए, घात 3 लगा, और 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 का घात 3, और 27 को लिख सकते हैं 3 का घात 3। ये दोनों काटेंगे इस घनमूल को, दोनों के पास पावर है घन का, दोनों काट करके बाहर आए तो 4/3 आ गया, ठीक है। अब देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात हम लोग निकालेंगे कि पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है। तो सबसे पहले गोले अनुपात निकालना है, और 2 गोले हैं आपके पास, तो पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे दूसरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला 4πr² होता है, ठीक है। लेकिन चूंकि हम लोग त्रिज्या चेंज किए हैं, 2 गोले हैं, इसलिए R1 और R2 हो जाएगा, बस ये चेंज किया हुआ है। आगे देखिए, अब यहाँ पर देखिए आप 4π से 4π कैंसिल, बचा क्या, R1/R2 का स्क्वायर, और ये पृष्ठीय क्षेत्रफल ही निकलता जा रहा है ना, दोनों के अनुपात, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ही निकलता जा रहा है। अब आगे नेक्स्ट देखिए आप, यहाँ पर ये वाला पार्ट को देखिए, यहाँ पर ये जो चीज़ है R1, अब हमको इसका मान पता है ना, R1 R2 का मान पता है हमको, देखिए 4/3 होता है, ये हमने निकाला हुआ है। R1/R2 के जगह पे 4/3 लिखे, स्क्वायर ऑलरेडी लगा तो लगा दिए, ये पूरे का घात 2 है मतलब दोनों के ऊपर लगा है, लगा दिए, तो 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर मतलब 16/9 आ गया। तो पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात कितना हो जाएगा, 16:9 हो जाएगा। आपको पूरा इतना तक लिख देना है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें बोल रहे हैं बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है 24,750 और 3300 दिया हुआ है। बेलन के आधार की त्रिज्या मतलब आपको R का मान ज्ञात करना है और ऊंचाई H का मान ज्ञात करना है। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए मैं आपके सामने आंसर रखता हूँ, देखिए ये रहा इसका आंसर। इसमें दिया हुआ है देखिए, बेलन का आयतन दिया हुआ है जिसको मैंने मान लिया है समीकरण नंबर 1, और बेलन का वक्र पृष्ठ दिया हुआ है जिसको मान लिया है समीकरण नंबर 2। अब मैंने क्या किया है, समीकरण 1 में समीकरण 2 को क्या कर दिया है, भाग कर दिया है। देखिए समीकरण 1 में समीकरण 2 को भाग करने पर तो बेलन का आयतन बटे बेलन का वक्र पृष्ठ, तो बेलन के आयतन का फार्मूला πr²h और वक्र पृष्ठ का फार्मूला 2πrh होता है, ठीक है। और कितना कितना दिया हुआ है, तो 24,750 और 3300 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ कुछ चीज़ें कट रही हैं, जैसे पाई से पाई कैंसिल हो गया, h से h कैंसिल हुआ, एक r से, चूंकि r² लिखा है इसलिए यहाँ पर 2 r हैं, तो एक r कटा, एक r बचा है, और बच गया क्या यहाँ पर r/2। ये देखिए वही r/2 यहाँ पर बचा हुआ है, ठीक है, ये बचा हुआ है। प्लस यहाँ पर से एक 0 से एक 0 भी कैंसिल हुआ है ऐसे, तो 2475 ऊपर बचा, 2475 नीचे 330 बच गया है, ठीक है। अब r की वैल्यू निकालनी है, तो 2 नीचे में है, इधर भेजेंगे तो कहाँ चला जाएगा, देखिए ऊपर में आ गया है, ठीक है। और इसको जब आप हल करोगे तो आपका r का मान कितना आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो r का मान तो निकल गया, आपको r और h निकालना था, तो r का मान तो 15 सेंटीमीटर निकल गया, ठीक है। अब h की बारी है, तो h निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसी मान को, जो r का मान आया है, इसको समीकरण 1 चाहे समीकरण 2 किसी में भी रख दो। मैंने समीकरण 2 में रखा है, तो देखिए ये है आपका समीकरण नंबर 2, जिसमें बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर 3300 दिया हुआ था, वक्र पृष्ठ का फार्मूला 2πrh, 3300 वैल्यू पुट किया हूँ यहाँ पर, h का मान निकल करके आया है आपका कितना, 35 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, और ये आखिरी क्वेश्चन है, अर्धगोले की बात किया है, तो अर्धगोले के बारे में मैं कुछ खास बातें बता देता हूँ। देखिए अर्धगोला क्या होता है, देखिए गोला जो रहता है, गोला में केवल त्रिज्या की बात होती है और कुछ भी नहीं। लेकिन जहाँ पर अर्धगोले की बात होगी, ये देखिए ये अर्धगोला, जैसे ये गोला हो गया तो इसको आधा कर दीजिए, तो ये क्या बन गया, इधर का पार्ट आप मिस कर दीजिए, तो ये देखिए ये क्या बना आपका अर्धगोला। चाहे इधर को ले लीजिए, चाहे आप इधर को ले लीजिए, ये देखिए ये आपका बनेगा क्या, अर्धगोला। मतलब ऐसा आपका क्या बन जाएगा, अर्धगोला। तो अर्धगोले की खास बात यह है कि इसमें आपको त्रिज्या भी मिलेगा प्लस ऊंचाई भी मिलेगी, दोनों चीज़ें पाई जाती है अर्धगोले में, ठीक है। तो अर्धगोले का कुछ फार्मूला होते हैं, तो मैं आंसर रखता हूँ आपके सामने। देखिए ये रहा इसका आंसर, ये देखिए ये है इनके आंसर। तो सबसे पहले अर्धगोले का क्या दिया हुआ है, आपको व्यास दे दिया गया है 6 सेंटीमीटर। आपको संपूर्ण पृष्ठ और आयतन ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए ये रहा व्यास, तो हमको पता है कि अर्धगोला का जो व्यास रहेगा, मतलब अर्धगोला कुछ ऐसा रहेगा, तो
तो ये इसका व्यास कहलाता है। जैसे त्रिज्या का ये पूरा क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा ना, वैसे ही अर्धगोले का ये व्यास कहलाएगा। तो व्यास मतलब 2 गुणित त्रिज्या होता है, मतलब त्रिज्या का 2 गुना होता है व्यास। तो 2r लिखा हुआ है, r की वैल्यू निकाले 3 सेंटीमीटर निकला। अब संपूर्ण पृष्ठ, तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि जो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला है 3 पाई r स्क्वायर। यहाँ वैल्यू रखे हैं, देखिए यहाँ पर पाई का मान आप रखना चाहो रख सकते हो 22/7, लेकिन आपको काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं उसको सरल करने के लिए यहाँ पाई की वैल्यू ही नहीं रखा हूँ, पाई की जगह पे पाई ही रहने दिया। तो इतना 27 पाई वर्ग सेंटीमीटर ये संपूर्ण पृष्ठ आया। जैसा कि मैंने शुरू में बोला था कि संपूर्ण पृष्ठ या वक्र पृष्ठ जब भी आप लिखोगे तो हमेशा याद रखना कि आपको क्या लिखना रहता है, वर्ग सेंटीमीटर लिखना रहता है। तथा जब आप आयतन ज्ञात करते हो तो देखो आयतन जब भी आप ज्ञात करोगे तो देखिए आपको क्या लिखना रहता है, घन सेंटीमीटर लिखना रहता है। ठीक है, बस ये छोटी सी बातें हैं। चलिए, अर्धगोले का आयतन का फार्मूला होता है आपका क्या, 2/3 पाई r का घात 3। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, पाई की वैल्यू पाई ही रहने दीजिए, 22/7 मत रखिए। यहाँ 1 3 से 3 कैंसिल, जब गुणा करेंगे इनके बीच तो आ जाएगा 18 पाई घन सेंटीमीटर। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ आपको 27 पाई मिलेगा और आयतन आपको मिल जाएगा 18 पाई घन सेंटीमीटर। ये है आपका आंसर। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तो जाते जाते एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि असाइनमेंट से रिलेटेड या 10th के मैथ्स से रिलेटेड या 11th या 12th से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मैं लेकर के हमारे चैनल पे लाता रहता हूँ। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।